देखिए नाउन और जीरन विद प्रीपोजिशन में अभी तक आप लोगों को इसके पहले वाले पार्ट में जीरन विद प्रीपोजिशन के बारे में बताया। दो में से किसी एक वाक्य को जीरन बना देते थे और उसके ठीक पहले जैसा कि किताबों में लिखा होता भाव के अनुसार या नियम के अनुसार कोई प्रीपोजिशन का यूज कर देते थे। ठीक ना, इस तरह से आप लोगों को 7 रूल्स बताया जीरन विद प्रीपोजिशन। ठीक, और इसी 7 रूल से ही रिलेटेड वाक्य आप लोगों को एक्सरसाइज में मिलेंगे, चाहे जिस भी प्रकाशन की आप किताब उठाएंगे। ठीक ना, और इसी के साथ साथ कभी कभी एक्सरसाइज में जीरन नहीं रहता है, नाउन रहता है, नाउन के पहले प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। ठीक, तो वो कैसे वाक्य होंगे हम लोग जो है एग्जाम्पल के माध्यम से उसको भी समझ लेते हैं कि जैसे है कि आई कम टू अमेठी, मैं अमेठी आता हूं। नेक्स्ट सेंटेंस आई कम बाई कार, मैं कार से आता हूं। ठीक, हम देख रहे हैं कि दो में से दोनों वाक्य में हर चीज तो मिल रहा है। जैसे इसमें आई है, इसमें भी आई है, इसमें कम है, इसमें भी कम है। यहां पर टू अमेठी है, यहां पर टू अमेठी नहीं, लेकिन टू अमेठी माना जाएगा। भाई मैं अमेठी आता हूं, मैं कार से आता हूं, तो कार से कहां आता हूं? पहले वाक्य में अमेठी कहा होता, अमेठी तो आता हूं। ठीक, तो मानिए टू अमेठी यहां नहीं लिखा है, लेकिन टू अमेठी यहां पर माना जाएगा कि आया है। और बाई कार इस सेंटेंस में है और फर्स्ट सेंटेंस में नहीं है। और बाई कार है क्या? बाई प्रीपोजिशन है और कार नाउन है। तो हम देख रहे हैं कि दोनों वाक्य में तो हर चीज भिड़ रहा है, सिर्फ प्रीपोजिशन और नाउन किसी एक ही वाक्य में है, दोनों वाक्य में नहीं है। तो रूल होता है कि जब दोनों वाक्यों को पढ़ने से पता चलेगा कि किसी एक ही वाक्य में प्रीपोजिशन नाउन आया है, ठीक ना, और अन्य पार्ट ऑफ स्पीच कॉमन है, तब तुरंत समझ लेना कि ऐसे वाक्यों को ना नाउन विद प्रीपोजिशन से जोड़ करके सिंपल बनाएंगे। और जोड़ते समय जो दोनों में कॉमन है उनको सेम उतार लिया जाएगा और इसी नाउन और प्रीपोजिशन को अंत में उतार देंगे। इस तरह से अपना सिंपल बन जाएगा। तो इसका सिंपल बनेगा आई कम टू अमेठी बाई कार, मैं अमेठी कार से आता हूं। देखिए सिंपल हो गया। क्यों सिंपल हो गया? क्योंकि जुड़ने के बाद एक ही वर्ब दिख रही है। तो जिस सेंटेंस में एक वर्ब होता है उसी का नाम होता है सिंपल सेंटेंस। यही मैं बार बार आप लोगों को समझाता बताता चला आ रहा हूं। तो कुछ सेंटेंस, मेरे कहने का मतलब है कि जब इस विधि से रिलेटेड एक्सरसाइज में आप जाएंगे तो कुछ वाक्य ऐसे पाएंगे तो इन वाक्यों को इसी तरह से जोड़ देंगे, ठीक ना। और कुछ सेंटेंस एक्सरसाइज में ऐसे मिलते हैं कि दो में से किसी एक वाक्य में प्रीपोजिशन रहता ही नहीं है, ठीक ना। तो एक चीज ये ध्यान देना, जैसे दो में से किसी एक वाक्य में इल है, इल मतलब बीमार, अगले वाक्य में बीमार है तो उस बीमारी का नाम दिया रहेगा। बीमारी का नाम भी नाउन है, तो इल और बीमारी के नाम के बीच में विद प्रीपोजिशन लगता है, इसको मानते हुए विद का प्रयोग करना होगा। कभी कभी सफर मिलता है तो सफर के बाद हमेशा फ्रॉम का यूज होता है। कभी कभी जो है डाइड मिल जाता है तो डाइड के बाद हमेशा ऑफ का यूज होता है, ठीक ना। तो कभी कभी जो है रुपए और पैसे अगर मिलते हैं, रुपए और पैसे, तो इनके पहले हमेशा फार का यूज होता है। तो इनसे रिलेटेड भी आप लोगों को एक्सरसाइज में वाक्य मिलेंगे, ठीक ना। इनसे रिलेटेड हम एग्जाम्पल देख ले रहे हैं, इनको लिख लेना, याद कर लेना, क्योंकि जो मैं बता रहा हूं, जितना बता दे रहा हूं
यही सब आप लोगों को एक्सरसाइज में मिलना है, इसके बाहर का कुछ नहीं मिलना है। ना हो भरोसा, निकालो किताब, किसी भी प्रकाशन की बुक निकालो और एक्सरसाइज को देखो और ये पाओगे कि जो कुछ बता रहा हूं सब यही सब है, इसके बाहर का कुछ नहीं मिलने वाला है। ठीक, और जैसे एग्जाम्पल इस तरह रहेगा, ही इज इल, फुल स्टॉप, ही हैज फीवर, वो बीमार है, उसके बुखार है। ठीक, तो देख रहे हैं जीरन वाला तो कोई लक्षण इसमें नहीं दिख रहा है कि जीरन विद प्रीपोजिशन से जुड़ेगा। वो बीमार है, इल आया है, उसके बुखार है, फीवर है, नाउन किसी बीमारी का नाम है, नाउन होता है। तो इल अगर एक सेंटेंस में, दूसरे में फीवर है, तो इल और फीवर के बीच में हमेशा विद प्रीपोजिशन लगता है, तो इसका सिंपल बन जाएगा कि ही इज इल विद फीवर, वो बुखार से बीमार है। कभी कभी सफर मिलेगा, सी इज सफरिंग, वो जो है पीड़ित है, परेशान है। शी हैज पेन, उसके दर्द है। ठीक, तो सफर के बाद हमेशा फ्रॉम लगता है, इसका सिंपल बन जाएगा शी इज सफरिंग फ्रॉम पेन, वो दर्द से परेशान है। ठीक, इसी प्रकार से हम देखेंगे डाइड रहेगा, ही डाइड, वो मर गया। ही हैड कॉलरा, उसके कॉलरा था। ठीक, सिंपल बनाना है तो इसका बन जाएगा ही डाइड, और डाइड के बाद प्रीपोजिशन फिक्स होता ऑफ आता है। अगले सेंटेंस की बीमारी को लिख लो, कॉलरा, ही वाज डाइड ऑफ कॉलरा। ठीक, और इसी प्रकार से जो है जैसे कहा जाए आई बॉट आ बुक, मैंने एक पुस्तक खरीदा। ठीक, आई स्पेंट 50 रुपीज, मैंने 50 रुपया खर्च कर दिया था 50 रुपए की पुस्तक खरीदा, तो इसका सिंपल बनेगा आई बॉट आ बुक फॉर 50 रुपीज। तो रुपया पैसे से पहले फॉर प्रीपोजिशन आता है, इसलिए फॉर लग गया। ठीक, तो इस प्रकार से आप लोगों का नाउन और जीरन नाउन विद प्रीपोजिशन भी कंप्लीट होता है। और इसी में ही आप लोगों का एक विधि सिंपल का बच रहा था, जिसका नाम है बाय यूजिंग एडवर्ब। एडवर्ब से भी सिंपल वाक्यों को जोड़कर सिंपल बनाया जाता है, तो इसी पार्ट में हम एडवर्ब के बारे में भी जान लेते हैं। ठीक ना, तो एडवर्ब, तो सबसे पहले आप लोग जानो, ये आप लोगों की 8वीं विधि कहलाएगी एडवर्ब, बाय यूजिंग एडवर्ब। ठीक, तो एडवर्ब में सबको पता है क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण। जैसा कि शब्द से लग रहा है कि एडवर्ब कोई ऐसा शब्द होगा जो क्रिया की विशेषता बतला रहा होगा। ठीक ना, तो ये डेफिनेशन तो कुछ हद तक करेक्ट है, लेकिन पूर्ण रूप से कंप्लीट डेफिनेशन नहीं है। ठीक, तो एडवर्ब कहते किसको है, तो एडवर्ब जो होता है वह शब्द होता है, 3 चीजें याद रखना, जो वर्ब की विशेषता बतला रहा उसे आप एडवर्ब कह सकते हैं, जो एडजेक्टिव की विशेषता बतला रहा हो उसको आप एडवर्ब कह सकते हैं, जो एडवर्ब की भी विशेषता बतला रहा हो उसको भी एडवर्ब कहते हैं। तो वह शब्द a word which modifies verb, adjective or adverb is called adverb. This is the perfect or complete definition of adverb. Understood? तो बट कैसे कैसे क्वेश्चन होगा तो जानेंगे, कैसे कैसे सेंटेंस होगा जानेंगे एडवर्ब से। तो इसके लिए सिर्फ एक रूल आपको ध्यान देना है, जैसे है he will pass, वह पास हो जाएगा। आगे है it is sure, तो रूल होता है ठीक, कि जब दो में से किसी एक वाक्य में एडजेक्टिव आया, जैसे श्योर जो है विशेषता बतला रहा इट की, यह निश्चित है,
तो जो प्रोनाउन है, तो प्रोनाउन की विशेषता बतलाने वाला एडवर्ब कहलाता है, एडजेक्टिव कहलाता है, सॉरी एडजेक्टिव है। लेकिन दोनों वाक्यों को पढ़ करके देखो कि जब दो में से किसी एक वाक्य में एडजेक्टिव आया है और वह एडजेक्टिव अगले सेंटेंस के वर्ब की विशेषता बतला रहा है, जैसे वाक्य को पढ़िए, वह पास हो जाएगा, यह निश्चित है। तो निश्चित क्या है? क्या वह निश्चित है कि पास होना निश्चित है? तो वाक्यों को पढ़ने से ऐसा लग रहा है पास होना निश्चित है, और इस वाक्य में पास वर्ब है। तो हम देख रहे हैं कि इस सेंटेंस में आया हुआ एडजेक्टिव अगले सेंटेंस के वर्ब से संबंध प्रकट कर रहा है, अर्थात विशेषता बतला रहा है, इसीलिए ए एडवर्ब बन जाएगा। ठीक, वैसे एडवर्ब 9 प्रकार के होते हैं, लेकिन यहाँ पर हमको एक प्रकार के एडवर्ब से मतलब है जिसका नाम है एडवर्ब्स ऑफ मैनर, जो ly जोड़ करके बनता है। जैसे श्योर है तो श्योरली हो जाएगा, ठीक, ब्यूटीफुल है ब्यूटीफुली हो जाएगा, सर्टेन है सर्टेनली हो जाएगा। उसी प्रकार से श्योर का क्या हो जाएगा? श्योरली। श्योरली बना के लाएंगे, लेकिन लिखेंगे कहाँ पर? तो एक चीज दिमाग में नोट रखना कि अगर जिस वाक्य के वर्ब की विशेषता बतला रहा है, अगर उस वाक्य में हेल्पिंग वर्ब है तो एडवर्ब को हेल्पिंग वर्ब के बाद में लिखेंगे, और हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो एडवर्ब को वाक्य के अंत में लिखा जाता है। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि हेल्पिंग वर्ब है, इसीलिए एडवर्ब को हेल्पिंग वर्ब के बाद में लिखेंगे। ही विल श्योरली पास, वो निश्चित रूप से पास हो जाएगा। ठीक, और इसी के बाद कभी कभी दोनों में से किसी एक वाक्य जैसे कहा जाए ही कम्स हियर, ही कम्स इन टाइम, वो यहाँ आता है और समय से आता है। ठीक, तो ये जो इन टाइम है ये एडवर्बियल फ्रेज है। ठीक, और चाहे तो इसको टाइमली एडवर्ब भी बना सकते हैं। तो कभी कभी दो में से किसी एक वाक्य में एडवर्बियल फ्रेज पहले से आया रहेगा, ठीक, और हर चीज मिलता रहेगा, यही नहीं मिलता रहेगा दोनों वाक्य में। तो जो मिलता है उसको पूरा उतार लेना और अंत में इसी को और उतार देना। तो इसका बन जाएगा ही कम्स हियर इन टाइम, वो यहाँ समय से आता है, या इन टाइम को टाइमली भी कर सकते हैं, वो यहाँ समय से आता है तो ही कम्स हियर टाइमली, चाहे कहते ही कम्स हियर इन टाइम। तो ये आपका जो है क्या बोलते हैं वो एडवर्बियल फ्रेज कहलाएगा। ठीक, और इसी में एक वाक्य बहुत एक्सरसाइज में मिलता है, जैसे रहेगा द सनसेट, सूर्य अस्त हो गया। ठीक, ही डिड नॉट फिनिश द गेम, वो गेम्स फिनिश नहीं किया था। ठीक, सूर्य अस्त हो गया, वो गेम नहीं समाप्त किया था। कहने का मतलब वो गेम नहीं समाप्त किया था, सूर्यास्त हो गया। तो मतलब सूर्यास्त के बाद, ठीक ना, उसने गेम नहीं, सूर्यास्त पहले हुआ। ठीक, वो गेम नहीं समाप्त किया था, मतलब सूर्यास्त से पहले वो गेम नहीं समाप्त कर चुका था। तो इस सन और सेट को नाउन बना देंगे, एक साथ कर देंगे, और भाग के अनुसार इसी पहले बिफोर या आफ्टर लगा देते हैं। ठीक, वह सूर्य अस्त हो गया, वह गेम नहीं समाप्त कर पाया था। तो कहने का मतलब सूर्यास्त से पहले वो गेम नहीं समाप्त कर पाया था। तो इसका बनेगा he did not finish the game before sunset। और कभी कभी सनरोज रहता है, सनरोज को एक साथ मिला सनराइज कर देते हैं, इसके पहले भाव के अनुसार बिफोर या आफ्टर लगा देते हैं। ठीक ना, तो इस प्रकार से आप लोग एडवर्ब के विधि से भी सिंपल वाक्यों को जोड़ करके सिंपल बना सकते हैं। इसी तरह के वाक्य आप लोगों को एक्सरसाइज में मिलना है। ठीक, तो इसी पार्ट के साथ साथ आप लोगों का आज सिंपल वाक्यों को जोड़ करके सिंपल बनाना कंप्लीट होता है। अब इसी के बाद आप लोगों को कॉम्प्लेक्स भी बनाना सिखाएंगे। ठीक ना, ओके।